Hey dear students, welcome back to lecture 13 of our chapter number 1 that is significant contemporary rights of citizens, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो स्टार्ट कर ही दिया है बच्चों, उसके जेनेसिस देख लिया हमने, यानी ओरिजिन कैसे हुआ है वो देखा है, ब्रीफ हिस्ट्री समझी है उसकी और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स के हमने समझी है। अब एक वर्ड है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका इंपॉर्टेंस हम आरटीआई एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जहाँ पर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, डिस्क्लोज की जा रही है, कोई भी चीज़ आपसे छुपाया नहीं जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर आप किसी पर्सन को हेल्ड कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल उस पर्टिकुलर काम के लिए। हम आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन किससे सीख करते हैं? वी आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट बॉडीज़ के, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के काम करने के तरीके में हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का क्या रोल है उसको समझेंगे आज के इस लेक्चर में। सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस, बेसिकली जब तक आरटीआई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के लिए, यानी हम नागरिकों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि हम पब्लिक अथॉरिटीज से सवाल कर सकें। Quite often the decisions were ineffective in terms of benefits of the public. With the introduction of RTI, public authorities are more responsible in decision making process. अब क्योंकि हमको कोई सवाल करने वाला ही नहीं था, इसलिए हम अपने हिसाब से काम करते थे। आज लोग हमारे सर पर बैठे हैं हमसे सवाल करने, तो हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा रोबस्ट फ्रेमवर्क बन चुका है, जहाँ पर हमारा हर एक एक्शन को नोटिस किया जाता है, हर एक एक्शन पे सवाल उठाया जा सकता है। अब ये जो इंपॉर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी का और अकाउंटेबिलिटी का, पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में क्या रोल प्ले करता है इसको समझेंगे। सबसे पहला आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, आप कैसे काम करते हो, डिसीजन मेकिंग कैसा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, सारी चीज़ें आपको सिटीजन्स को इन्फॉर्म करनी है। तो डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है सिटीजन्स तक, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने हैं, राइट। तो जब आप हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, हमको गवर्नमेंट की वर्किंग जो है वो समझ में आती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के जरिए ही पॉसिबल है, जहां आज हम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। RTI Act has created conducive conditions. That means it has created helpful condition for everyone to have a better understanding of the working of the government bodies और public authority. इनकी फंक्शनिंग, इनके वर्किंग कैसे होती है उसकी एक अच्छी क्लैरिटी हमको मिली है। It empowers the citizens to make appropriate choice of leadership and the policies that affect them. आप अपने चॉइस ऑफ लीडरशिप, अपनी गवर्नमेंट जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारी चॉइस सही रही है या नहीं रही है। ये कैसे पता चलता है? उस गवर्नमेंट ने जो रिजल्ट हमको दिए हैं उससे हमको पता चलता है। देन public being fully aware that the records pertaining to the decision making process are required to be put in public domain, concerned officials at all levels objectively record the reasons for the observations made by them. अब पब्लिक को पता है कि गवर्नमेंट को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है, और हमको जब भी जिस पे सवाल पूछना है वो हम पूछेंगे। सेम बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता है, इसलिए बड़े ध्यान से काम करते हैं, बड़े सोच समझ कर काम करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रश्न ना उठे। एंड ड्यू केयर इज टेकन टू फॉर्मुलेट अ साउंड पॉलिसी दैट मीट्स पीपल एक्सपेक्टेशन। और इसी हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी ऐसे बनाती है कि भाई लोग जो उम्मीद कर रहे हैं हम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। Attempts are also made to effectively implement the programs as the relevant details are proactively disclosed. तो यहाँ पर क्या करते हैं? Attempts are made to effectively implement the programs as the relevant details are proactively disclosed, यानी कि सारी के सारी डिटेल्स हमने लोगों तक पहुँचाई दी है, तो हम उस प्रोग्राम को उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं। In effect, thus the quality of decision making and delivery of services have duly improved. अब क्योंकि लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारी फंक्शनिंग उनको पता है, हमारी पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम्स उनको पता है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान देकर ड्यू केयर के साथ सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज़ काम करते हैं। तो एक फ़ायदा हमको ये मिला है कि हमको गवर्नमेंट की काम करने का तरीका, जो फंक्शनिंग है, उसकी एक अच्छी नॉलेज मिल जाती है। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नाउ ड्यू टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है वो मेन प्रोग्राम्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो नेशनल कंसर्न होता है हमारा, जैसे कि गरीबी, इलिटरेसी रेट, ये नेशनल कंसर्न्स है। तो जब हम बात करते हैं ऐसे प्रोग्राम के ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट फोकस करती है तो अल्टीमेटली वो देश के डेवलपमेंट की बात कर रही है। तो यहाँ पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिसमैच बिटवीन द प्लान्ड टारगेट्स एंड एक्चुअल रियलाइजेशन हैज ऑफ लेट बीन मिनिमाइज्ड।
यानी ये जो हम गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम था हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपने देश को डेवलप करो, जो भी टारगेट सेट करते थे, जो अचीव करते थे, दोनों के बीच का गैप था। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है तो हमको इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत आ पड़ी, जहाँ पर हमने मिनिमाइज़ किया, यहाँ पर हमसे एरर्स ना हो। दिस हैज़ एनेबल द पीपल टू रियलाइज देयर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चला सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है। Before the enactment of the RTI Act, poverty alleviation and empowerment programs were implemented, but the achievements were always below the general expectation. यानी जो टारगेट सेट किया और जो रिजल्ट अचीव किया, ये हमेशा बहुत बड़ा गैप होता था कभी RTI एक्ट आने के पहले। जैसे कि गरीबी हटाओ के लिए अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर अचीव करते थे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती थी गरीबी हटाने के लिए, लेकिन जनरल एक्सपेक्टेशन से वो अचीवमेंट हमेशा लो होती थी। जैसे हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं हम कॉलेज जाते हैं, रेगुलर है 80% तो आना ही चाहिए, लेकिन हम आ जाते हैं सीधा 45% पे। इतना बड़ा गैप क्यों है कॉलेज जाने के बाद भी? तो यही गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तो इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी अब तक हटी क्यों नहीं है ना? मेनली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नॉर्म्स। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो लोग अपने हिसाब से काम करते थे। Lack of legal right to know and to scrutinize the public action or to question the authorities have contributed to inefficiency and corruption resulting in poor outcomes of public activities। कहीं ना कहीं लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था, लीगल राइट नहीं था, नॉलेज नहीं लेते थे, एक सवाल करने वाला कोई नहीं था। इस वजह से हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट भी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो हुआ करती थी। Then we have improvement in the delivery of services. With empowered citizens and free flow of information, there is significant quantitative and qualitative improvement in the delivery of service। अब जो गवर्नमेंट हमको सर्विस देती है उस सर्विसेज में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने मिला है। फॉर इंस्टेंस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जो हमको पता चलता है। अटेंडेंस ऑफ स्टाफ इन स्कूल्स हैज़ हेल्प्ड इन चेकिंग टीचर्स एब्सेंटिज्म एंड स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट। यानी गवर्नमेंट स्कूल में हम पूछते हैं तुम्हारे स्टाफ कितने हैं, कितने टीचर्स प्रेजेंट होते हैं, कितने टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, उनका डेटा बताओ, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, उनका डेटा हमको जानना है। Attendance of doctors and nurses at primary health centers has led to improvement in the healthcare facilities in rural areas। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो है, लेकिन क्या वो प्रेजेंट है, क्या आते भी है डॉक्टर्स एंड नर्सेज, या सिर्फ फ्री की सैलरी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं? तो इसकी वजह से हेल्थ सेंटर्स में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। Details of supplies and distribution of food grains through ration shops has benefited the poor। अब ये जो फूड है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जहाँ पर हम राशन देते हैं, स्कूल्स में राशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा गरीबों को मिल रहा है। सप्लाई एंड डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज डोमेस्टिक गैस हैज़ reduced ब्लैक मार्केटिंग। अगर डिमांड एंड सप्लाई इसका जो है वो इक्वल जा रहा है तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग इससे रुक गई है। Muster rolls and beneficiaries of employment guarantee schemes has exposed corruption and ensured effective delivery of services to the poor who are entitled for wage employment on demand for at least 100 days in a year। तो कहीं ना कहीं ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स बनाई हैं, मस्टर रूल्स बनाए हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर करते हो, जॉब नहीं है तो आपको पैसे गवर्नमेंट देती है। तो ये क्या वाकई में हो रहा है इम्प्लीमेंट, इसको भी चेक किया जाता है कि गवर्नमेंट की वाकई में डिलीवरी ऑफ सर्विस कैसी है, जो पेपर पे लिख दिया है क्या एक्चुअल वो काम करती भी है या नहीं। तो ये RTI एक्ट के थ्रू पॉसिबल है। Next we have better targeting of services to the poor। Now the disclosure of the list of beneficiaries for income support like wage employment, subsidized food grains, subsidized services like domestic gas has helped in weeding out the fictitious name resulting in better targeting of services to the poor। अब हर कोई अपना ऑरेंज राशन कार्ड बनाता है, हालांकि वो कैटेगरी में फॉल होता है वाइट राशन कार्ड के, जहाँ पर आप अच्छा खासा कमाते हो, फैमिली स्टेटस अच्छा है, फिर भी हम क्या करते हैं, गरीबों का हक जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या आपने कोई ऐसी स्कीम निकाली है जहाँ पर आप बाइफकेट कर सको लोगों को कि हाँ जो ऑरेंज राशन कार्ड है उन तक हर एक चीज़ पहुँच जानी चाहिए जो बेसिकली डिजर्विंग लोग होते हैं, या उन तक वाकई में फूड ग्रेन, सब्सिडाइज सर्विसेज, डोमेस्टिक गैस की सर्विसेज जो है क्या वो उन तक पहुँच पाती है या नहीं। Also there is reduction in corruption due to checks on black marketing of subsidized goods and services। और इसी के साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग भी जो है इन गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ RTI, क्योंकि आप गवर्नमेंट से सवाल करते हो, जब आप सवाल करते हो किसी से तो वो सवाल जो है उसमें इतना दम होना चाहिए कि अल्टीमेटली जवाब देने वाले के पसीने छूट जाए। बस यही काम हमारा RTI हमारे लिए करता है।
Then last importance that we have of transparency and accountability is reduction of migration to urban areas. Reduction of migration. Migration is a person shifting from one place to another. रूरल से अर्बन में आ गया, वो हो जाता है माइग्रेशन. तो अब माइग्रेशन जो है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की वजह से माइग्रेशन जो है वो क्यों बंद हो गया, लोग गांव से शहर में आना क्यों छोड़ चुके हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ डिसेलरेटेड एज वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया. क्योंकि गवर्नमेंट अभी अकाउंटेबल है ना हर चीज़ के लिए. तुम गांव के लोगों के लिए क्या कर रहे हो? उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फ्यूचर को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो जब आप गांव में ही सारी सर्विसेज दे रहे हो तो उनको शहर आने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, राइट? इसीलिए ये माइग्रेशन कम हुआ है. This is also corroborated by the findings of a national level survey conducted by the Transparency International and the Center for Media Studies. तो ये जो है एक नेशनल सर्वे कंडक्ट हुआ, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि हाँ भैया रूरल से अर्बन माइग्रेशन आरटीआई की वजह से कम हुआ है. The survey has revealed that corruption and malpractices in implementation of poverty alleviation programs have declined due to RTI-induced accountability of the government authorities, especially in rural areas. तो गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से कोई माल प्रैक्टिस जो है वो रूरल एरिया में नहीं चल सकती. करप्शन वो सब है वो रोक दिया गया है आरटीआई की वजह से. इसीलिए लोगों का माइग्रेशन जो है वो रूरल से अर्बन में कम हो गया. लोगों को अभी वही सर्विसेज रूरल एरियाज में भी मिल रही है, तो अर्बन में आकर उनको रहने की ज़रूरत नहीं है उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हमने आज समझी है. अब हम इसी के साथ देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन. ओके, देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच वी हैव, रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स. RTI route has generally been followed by a large number of people for resolving disputes between the parties on the issues pertaining to the decisions on administrative, business and commercial matters. तो RTI जो है generally it follows a large number of people for resolving dispute. लोगों के dispute को resolve करने के लिए RTI जो है एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है. Now, disclosure of information regarding the process of decision making or the grounds for action taken has helped to resolve disputes on such issues as claim of refund of taxes paid by the individuals, companies, settlement of insurance claim, payment of dues of contractors, process of sanction and recovery of loans, etc. कहीं ना कहीं information disclose होने की वजह से decision making को आसान कर दिया गया और ऐसे कई सारे dispute को क्या किया गया, solve किया गया. Since a reply is to be given within 30 days, disputes have been resolved faster than never before in the India's history. अब क्योंकि 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, आरटीआई में जब सवाल पूछा जाता है गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर जवाब देना चाहता है, तो इतना क्विक जवाब मिलने लग गया लोगों को कि इंडिया की हिस्ट्री में कभी इतना फास्ट आंसर किसी को नहीं मिला होगा. A large number of grievances pertaining to service matters, mainly promotion and pension benefits, have also been redressed due to openness and promptness in taking decision on request made under RTI. तो कहीं ना कहीं कई सारे ग्रीवियंसेस थे. सबसे ज़्यादा ग्रीवियंसेस जो बेचारे पेंशन लेने वाले लोग होते थे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. तो आरटीआई के तहत सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया वो ये पेंशन वालों का ही सॉल्व किया गया. As a result, फाइलिंग ऑफ अपील्स इन द कोर्ट्स हैज सब्सटेंशियली डिक्लाइन. यानी कि कोर्ट में भी अभी कई सारे केसेस होने बंद हो गए. आरटीआई ये सीधा गवर्नमेंट से सवाल करो, तुमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. एज रिपोर्टेड फॉर इंस्टेंस बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विच ग्रांट डीलरशिप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड डोमेस्टिक गैस एजेंसीज. Courts have also advised the petitioners to obtain information under the RTI before filing the cases. It thus shows a strong and positive impact of RTI on transparency and accountability of the government. कोर्ट भी बोलती है तुम किसी कंपनी पे केस करो, तुम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर केस करो, उससे बेहतर है कि आप पहले RTI फाइल करो. आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो फिर आप एक लीगल एक्शन लो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, गवर्नमेंट से सवाल करना शुरू कर दो. तो ये अधिकार तो हमको कोर्ट खुद भी देता है. तो दैट इज़ हाउ यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि इस आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं. आरटीआई एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल सके अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, ताकि हमको एज सिटीजन्स हमको कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम सीख करते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ से वो हमको मिले. Now the act was to promote transparency and accountability in the working of every public authority. तो हर पब्लिक अथॉरिटी के काम करने की फंक्शनिंग में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. अब ये जो एक्ट है इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा सारे सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को एक्सेस करने का अधिकार है.
अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 4 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी आपको रिकॉर्ड भी रखना है और पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करना है। Every public authority shall maintain all its record in a proper format which facilitates the right to information under this act. All records are to be computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. यानी आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट जो दिया गया है उस फॉर्मेट के अंदर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करके रखना है एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ताकि हमारे कंट्री से जहाँ पर भी लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट, पब्लिश विद इन 120 डेज फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो भी अपने फंक्शंस है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है, अपनी ड्यूटीज़ है, पावर एंड ड्यूटीज़ हर एक ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या मिला है, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है डिसीजन मेकिंग में, क्या क्या चैनल्स है, सुपरविजन में, अकाउंटेबिलिटी में, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की आपकी अलग अलग कैटेगरीज है, अपने ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरीज है, नेम एंड डेजिग्नेशंस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड एट अ लेटर डेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसी आरटीआई एक्ट बना है 120 दिन के अंदर तुमको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में। ये सेक्शन 4 है जो कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करता है एंड पब्लिशिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। आता है हमारा सेक्शन 5 जो कि सेंट्रल और स्टेट पब्लिक ऑफिसर के बारे में बात करता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जिसको हम PIO कहते हैं। एवरी पब्लिक अथॉरिटी शाल विद इन 100 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डेजिग्नेट as many officers as the central public information officer or state PIO as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this act। सिंपल है, इस एक्ट के बनते ही 100 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, आपको सेंटर PIO, स्टेट PIO को अपॉइंट करना है। अपॉइंट करने के बाद में इनकी जिम्मेदारी होगी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की जाती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करें। हर सेंट्रल PIO, स्टेट PIO को एज द केस में बी शैल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन सीकिंग सच इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंसान, जो भी सिटीज़न हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ये हमारी जिम्मेदारी है सेंटर और स्टेट PIO की वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए। उसी के साथ साथ अगर कोई और मदद की ज़रूरत है तो वो मदद भी वो उन सिटीजन्स की करेंगे। सेक्शन 6 जो है वो बोलता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में। A person who desires to obtain any information under this act shall make a request in writing or thorough electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed to। तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के तहत हमको बोलता है अगर किसी इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको राइटिंग में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ऑनलाइन आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे। हमको इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, या आप जहाँ रहते हो बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमको चलेगा। एप्लीकेशन आप बनाओ, आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन दोगे हमको और कुछ फ़ी हम चार्ज करेंगे जब हमको आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो एक स्पेसिफिक फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। सेंट्रल PIO, स्टेट PIO एज द केस में बी ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। तो किसको ये आप एप्लीकेशन करोगे, सेंटर या स्टेट PIO को करोगे। द सेंट्रल असिस्टेंट PIO, स्टेट असिस्टेंट PIO एज द केस में बी स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट बाय हिम और हर। या तो सेंट्रल PIO, स्टेट PIO को, या तो उनके असिस्टेंट सेंट्रल असिस्टेंट PIO, स्टेट असिस्टेंट PIO को आप इन्फॉर्मेशन आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमको ये इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए। ये सेक्शन 6 था। अब आता है सेक्शन 7 प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट। अभी जो सेंट्रल PIO, स्टेट PIO है ये किसी रिक्वेस्ट को अगर रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर एक्सपीडिशियसली यानी जितना स्पीड से हो सके उतना स्पीड पे उनको एज अर्ली एज पॉसिबल उनको रिप्लाई देना है। एंड इन एनी केस विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी 30 दिनों के अंदर आप स्पीडीली उनको रिक्वेस्ट देंगे। आइदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज प्रिस्क्राइब्ड और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। या तो जो फीस बोला है उस फ़ी के पेमेंट के ऊपर आप जैसी हो गया आप उनके रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट रिजेक्ट कब होती है, जब इन्फॉर्मेशन नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है तब।
When a request has been rejected, the central PIO or state PIO, as the case may be, shall communicate to the person making the request. अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो आप क्या करेंगे, आप अगर एज PIO इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, आप किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हो तो आपको उनको क्या करना है, बताना है कि आपने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया है, रीज़न देना है, पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने वो अपील किया और आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो उनकी रिक्वेस्ट को, पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, तो जो भी अथॉरिटी है आप उनकी भी डिटेल्स उनको दोगे, बताओगे कि भाई यहाँ से हमको बोला गया है कि आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है, ये सेक्शन 7 बोलता है। सेक्शन 8 हमको बताता है कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि नहीं देनी चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। अगर उस एक्ट के अंदर हमने बोल दिया है ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाएगी, यानी वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाएगी। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया को खतरा रहा किसी से तो हम वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन विच इज़ फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑफ लॉ ने मना किया है कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं जानी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बात आती है हमारे पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, तो हम वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो उनके बेटरमेंट के लिए होगी। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है देश के लिए, वो भी आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी गिवन एज स्टेटेड अंडर द एक्ट, एक्ट ने जो बोला है, मेंशन किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, नहीं जानी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आएगी। सेक्शन 9 जो है वो रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉपीराइट के बारे में बात करता है। Central PIO, state PIO case may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। जहाँ पर कॉपीराइट का सवाल आ जाता है वहाँ पर आपसे आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 12 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन एंड टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइंड टू अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट अगर कर दिया जाता है तो यहाँ पर कॉपीराइट का मामला आ जाता है कि अगर आपको बता दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो कॉपीराइट हमारे पास है कि हम आपको नहीं दे सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। Then we have Central Information Commission. It shall consist of Chief Information Commissioner and such number of Central Information Commissioners not exceeding 10 as may be deemed necessary. तो ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर कौन आना चाहिए, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए और उसी के साथ साथ कुछ नंबर ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स भी होने चाहिए। लिमिट जो है वो 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सेम है आपके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेक्शन 15 के हिसाब से ऑफिशियल गैजेट में आएगा जहाँ पर नेम ऑफ द स्टेट मेंशन होगा और इन्फॉर्मेशन कमीशन टू एक्सरसाइज द कन्फर्ड ऑन टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू, यानी क्या क्या काम करने हैं, क्या फंक्शंस असाइन किए गए हैं उनको वो मेंशन करेंगे। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कौन होने चाहिए, स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर SCIC और उसी के साथ साथ और ऑफिसर्स को ऐड करोगे 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। पावर्स एंड फंक्शन क्या है इन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ CIC और SIC एज द केस में बी टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, किसी की तरफ से कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। Who has been refused access to any information requested under this act, किसी की इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट हो गई है तो क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। Who has not been given information within the time limit specified under this act, 30 डेज़ के टाइम पीरियड में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं मिलती है 30 डेज़ के टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन तो आप तो ये जो कमिश्नर्स है ये इंक्वायरी करेंगे। Who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable, आपको बोला गया है कि कुछ फ़ी आपको पे करनी है लेकिन आपको लगता है ये फ़ी अनरीजनेबल है। Who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information, अगर किसी सिटीजन को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है तो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। In respect of any matter relating to requesting or obtaining access to records under this act, ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट की गई है जहाँ पर हम रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, नहीं दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में ये CIC SIC जो है वो सवाल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्यों रिफ्यूज़ की गई है इनकी रिक्वेस्ट को। अब पेनल्टी क्या है फॉर रिफ्यूज़ल ऑन इनवैलिड ग्राउंड्स, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात के ऊपर हमने रिजेक्ट किया है किसी की रिक्वेस्ट
दैट इज़ एक्सेप्टेबल। उसके अलावा अगर कोई इनवैलिड ग्राउंड्स है, यानी कि कोई बात ही नहीं बनती है लेकिन हमने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, तो ऐसे में आपके ऊपर पेनल्टी हो सकती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे। सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होता है वो पेनल्टी इम्पोज करता है 250 रुपीज़ की ईच डे टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय सेंट्रल स्टेट पब्लिक information officer. However, the total amount of such penalty shall not exceed 25,000 रुपीज़। यानी जब से एप्लीकेशन रिसीव हुआ है हर दिन के ऊपर आपको 250 रुपीज़ का चार्ज जो है वो होगा, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है 2,500 से ज़्यादा ये फी पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं होती है अगर आपने इन्फॉर्मेशन को रिफ्यूज़ किया है तो। स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये जो PIO बनाए हैं हमने, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो काम देते हैं इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं बेसिकली स्टेट PIO या सेंट्रल PIO, अगर जिन्होंने अपना काम सही से नहीं किया उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, एज द केस में बी अंडर द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हिम। तो जो भी सर्विस रूल्स हमने बनाए हैं उसके बेसिस पर उन पे एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट नॉट टू एंटरटेन सूट। Section 23, no court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this act, and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this act. तो बेसिकली सेक्शन 23 जो है वो कोर्ट को बोलता है नॉट टू एंटरटेन एनी सूट, आप किसी केस के अंदर इन्वॉल्व मत हो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी एप्लीकेशन जो भी प्रोसीडिंग्स आते हैं इस एक्ट के अंदर उसकी जिम्मेदारी के लिए कुछ अथॉरिटीज़ है, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, तो वही जाकर देखेंगे। सेम हमारा कोर्ट भी हमको बोलता है कोर्ट को अप्रोच करने के पहले RTI एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, RTI टूल का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने केस पे फोकस करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे जिसको पढ़कर, जिसको समझकर हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा RTI एक्ट को समझना। ये सक्सेस स्टोरी है नन्नू, जो कि एक डेली वेज अर्नर है। उसका काम क्या था, डिले इन इशूइंग डुप्लीकेट राशन कार्ड। ये काम जो था, डुप्लीकेट राशन कार्ड उसको चाहिए था जो कि इसको गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही मिल सकता था। अब ये नन्नू की स्टोरी क्या है, ये एक डेली वेज अर्नर है, जो मजदूर होता है ना वो काम करता था। अब ये जो कहानी है वो कहाँ की है, वेलकम मजदूर कॉलोनी, जो कि एक स्लम है ईस्ट दिल्ली में। ये बंदा नन्नू जो है वो वहाँ रहता था। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड एंड अप्लाइड फॉर अ डुप्लीकेट वन इन Jan 2004। उसका राशन कार्ड घूम गया तो उसने क्या किया, एक डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई किया है, कहाँ पर, राशन ऑफिस में, जो कि Jan 2004 की बात है। He made several rounds of the local food and civil supplies office for the next 3 months। 3 महीने तक बेचारा लगातार चक्कर काटता रहा, कहा के लोकल फूड एंड सिविल सप्लाईज जो ऑफिस है जहाँ से राशन कार्ड उसको डुप्लीकेट कॉपी बन के मिलती है। 3 महीने लगातार चक्कर काटता रहा, लेकिन वहाँ के जो क्लर्क और ऑफिशियल है वो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे और ना ही उसको बताते थे कि भाई क्या एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा, तुमको राशन कार्ड मिलेगा, कौन से प्रोसेस तक आकर हम रुक गए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बाकी रह गई जिसकी वजह से आपका राशन कार्ड आपको नहीं दिया गया। तो ऑफिसर्स, क्लर्क्स, जितने भी स्टाफ थे ना उसको देखते थे ना उसकी तरफ कुछ रिस्पॉन्स करते थे। अल्टीमेटली ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर द RTI एक्ट। अब उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल किया RTI एक्ट में। क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल से उसने सवाल किया कि डेली प्रोग्रेस क्या है मेरी एप्लीकेशन पे। जब से मैंने 3 महीने पहले से जब से मैंने अप्लाई किया है डुप्लीकेट कॉपी के लिए, तब से लेके अभी तक 3 महीने के ऊपर हो गया, मेरे राशन कार्ड के कॉपी के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँची है मेरी फाइल, वो मुझे बताओ। नेम ऑफ द ऑफिशियल्स हु वर सपोज टू एक्ट ऑन हिज एप्लीकेशन। कौन से ऑफिसर्स है जो इस पूरे चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो कि इस एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम अपना काम डिवाइड करते हैं ना कि A डिपार्टमेंट ये काम करेगा, यहाँ से फाइल बी के पास जाएगी, C के पास जाएगी, तो वो ऑफिसर्स कौन है जिनके पास ये मेरी फाइल पास ऑन होने वाली थी। ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप क्या एक्शन लेने वाले हो। तो ये सारे सवाल नन्नू ने उठाए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, जो कि फूड सप्लाईज एंड अथॉरिटीज़ के ऊपर उसने पूछा था। Now, within a week of filing application under RTI, he was visited by an inspector from the food department who informed him that the card had been made and he could collect it from the office। अब ये जैसे इसने एप्लीकेशन फाइल किया RTI में, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक फूड इंस्पेक्टर जो है वो वहाँ से आया, वो उस फूड डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर आया। आकर वो नन्नू को क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा राशन कार्ड जो है ना रेडी है, तुम आकर हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर लो। When Nannu went to collect his card next day, he was given a very warm treatment by the food and supply officer. The FSO offered him tea and requested him to withdraw his application under RTI since his work had already been done। अभी नन्नू को लोग ने एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया, उसको भी बड़ी हीरो वाली फीलिंग आ गई कि
ये वो लोग हैं जो कल मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, बस एक RTI फाइल कर दिया मैंने इन लोगों के अगेंस्ट, आज ये लोग मुझे चाय कॉफ़ी भी ऑफ़र कर रहे हैं और मुझे ये भी बोलते हैं कि भाई तुझे तो तेरा राशन कार्ड मिल रहा है ना, तो अब तू अपना केस क्या कर ले, वापस ले ले, जो अप्लाई किया RTI एक्ट के अंदर तूने उसको तू विड्रॉ कर ले। Now, Nannu's example shows how a poor person like Nannu gets equipped with vital information through the RTI Act, and the officials who would not even look at Nannu earlier suddenly turn humble and polite. तो देखो ये जो एक डेली वेज अर्नर था, इसने RTI का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है, अप्लाई किया, सवाल उठाया गवर्नमेंट से, अपने आप एक ही मिनट में सबको लाइन पर वो लेकर आया, तो बड़े ही हम्बल और पोलाइट हो गए सारे ऑफिसर्स यहाँ पर काम करने के लिए। When Nannu asked for daily progress report made on his application, department ends up admitting inefficiency of its official on paper. तो जब उसने सवाल उठाया मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है, डिपार्टमेंट ने खुद बोला कि हाँ भाई हमारे एम्प्लॉयज़ की गलती, हमारे ऑफिशियल्स की गलती है कि वो लोग बड़े ही इनएफिशिएंट है, इतने नाकारे हैं कि आपका काम उनकी वजह से रुक गया था। ये चीज़ उन्होंने ऑन पेपर पर लिख कर नन्नू को दी है। Nannu is asking them to furnish the names of the officials responsible for not doing his job, forces the department to fix responsibility. अब क्योंकि सवाल किया कि मुझे उन ऑफिसर्स के नाम जानने हैं जिन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो जब ऐसा होता है आपका नाम पब्लिकली, बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिकली नाम बाहर आ रहा है, तो आपकी रेपुटेशन की भी बात आ जाती है, आपके जॉब के ऊपर भी बात आती है। अल्टीमेटली अब उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, चलो भाई सबको अपनी गलती समझ में आ गई, हम कौन सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमको समझ में आ गया, तो अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी उन गलतियों को उन्होंने फिक्स किया। Now the chances of action happening against guilty officials or vested interest increase substantially, which were hitherto very low. यानी कि अभी का दौर ऐसा है जहाँ पर अगर आप RTI फाइल करते हो, इमीडिएट एक्शंस लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर, जो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ करता था। RTI एक्ट के पहले कोई RTI एक्ट ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था, सवाल करने वाला ही नहीं था, तो कोई आपको जवाब देने वाला भी नहीं था और कोई एक्शन लेने वाला भी उसके ऊपर नहीं था। लेकिन जब RTI एक्ट आया और सिंस हमने ये स्टोरी देखी है नन्नू की, जो कि एक डेली वेज अर्नर रहा है, RTI जैसा टूल का इस्तेमाल करते हुए उसने जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल्स की इनएफिशिएंसी, अपनी गलती को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स किया। तो जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी वो अभी एप्लीकेशंस के ज़रिए पॉसिबल है, जहाँ पर आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं उनके फंक्शनिंग के ऊपर, अपने किसी काम के डीले के लिए। तो ये है हमारा RTI एक्ट। आपको अगर पूछा जाए तो आप सक्सेस स्टोरी ये लिख सकते हो, जो बड़ी आसान है समझने में। सिमिलरली नेट पर भी आपको कई सारी सक्सेस स्टोरी मिलेगी, तो ज़रूरी नहीं है जो आपके टेक्स्ट बुक में सक्सेस स्टोरी हो आप वही लिखो। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में राइट एनी 3 सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ RTI, आप एक ये इंक्लूड कर सकते हो, इसके अलावा 2 आपकी कोई भी पसंद का, लेकिन याद रखना 5 मार्क्स के हिसाब से ईच होंगे, बिकॉज आपका पेपर 15 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से होता है, 5 3 15, 5 मार्क के हिसाब से आपको लिखना है। तो जैसे मैंने तो ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप चाहो तो इन्हीं को पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 10 पॉइंट अगर आपने बना दिया इसको, तो 5 मार्क्स आपको एक स्टोरी के आराम से मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको आगे के टॉपिक्स भी कवर करने होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, जिसको हम माहितीचा अधिकार बोलते हैं या सूचना का अधिकार बुलाते हैं, इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ते आता संपला। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।